हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है वो विशेष या बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि आज हमारे बीच संस्कृत के नए टीचर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आगे से आपको संस्कृत की जो व्याकरण है, संस्कृत की पूरी के पूरी व्याकरण सर के द्वारा कराई जाएगी। और हम देखेंगे आगे कि वो अगर हिंदी की व्याकरण भी साथ में करवा देते हैं तो हिंदी और संस्कृत की जो व्याकरण है वो सर के द्वारा कराई जाएगी। और साथ में इस क्लास में सर के द्वारा जो संस्कृत का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसे समझाया जाएगा। और सर के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं वो कमी पड़ जाएंगी, क्योंकि वो आप जब सर आएंगे, सर के आने के 2 से 5 मिनट में आप खुद ही भांप लेंगे। तो मैं ज़्यादा तारीफ ना करते हुए सर का स्वागत करता हूं। सर, स्वागत है आपका हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में। तो आगे की जो अब क्लास है वो सर देखेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में। ठीक है, आगे की क्लास सर के हवाले। धन्यवाद नेगी जी। नमस्कार संस्कृत प्रेमियों। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वादिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः यशश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुष्वसतिं रामगिर्याश्रम मेषु। स्वागत है आपका सारथी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके समक्ष एक विगत वर्ष का जो प्रश्न पत्र है लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज उसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्न पत्र पर चलते हैं। भाषा द्वितीय संस्कृत। प्रश्न है 61। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र लिखा है पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में। वो सूत्र है सूत्र का नाम है अ कु ह विसर्ज न्यानाम कंठः। अकुह विसर्ज न्यानाम कंठः, ये सूत्र हैं। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि ह्रस्व आकार, ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार। कु से यहाँ पर तात्पर्य है क वर्ग। क वर्ग क ख ग घ ग, 5 वर्ण। ख ख ग ग ग, 5 वर्ण। और ह से यहाँ पर तात्पर्य है हकार का, यानी जो ह वर्ण है हकार का। और विसर्जनीय, विसर्ग का, जो ये विसर्ग आप देखते हैं ऐसा, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ माने गला, जो कंठ से उच्चरित होते हैं। आप अ या आ बोलकर देखिए, ये कंठ से ही उच्चरित होते हैं। और जो ये क वर्ग है क ख ग ग ग, ये जो 5 वर्ण हैं ये भी कंठ से ही उच्चरित होते हैं। उच्चरित का मतलब है कि जन्म स्थान, यानी यहीं से जो हैं ये बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर है प्रश्न है विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो विसर्ग का उच्चारण स्थान है, विकल्प सी सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा कंठ।
क्योंकि सूत्र में लिखा है अकुह विसर्ज नियानाम कंठ ओ या आ क वर्ग क ख ग ग ग और हकार यानी ह वर्ण और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा प्रश्न है पाणिनेः गुरोः नाम अस्ति। पाणिनेः गुरोः नाम अस्ति। पाणिनि जी के गुरु का नाम क्या है? पाणिनि के गुरु का नाम क्या है? तो पाणिनि के गुरु का नाम विकल्प ए है वररुचि, वरदराजः, वर्षः, भट्टोजी दीक्षितः। तो पाणिनि जी के गुरु का नाम है वर्षः। पाणिनि जी के गुरु का नाम है वर्षः। विकल्प सी सही हो जाएगा इसमें। तीसरा प्रश्न है, अगर हम तीसरा बोलें या इसमें जो अंक लिखा गया है 63, तो आप देखेंगे कि भवादि पदेः संधि विच्छेदम अस्ति। भवादि का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद का मतलब होता है जो संपूर्ण वर्ण है, एक जो पद बना हुआ है, जो पूरा वर्ण है, उसको अपनी मूल अवस्था में ले जाने को ही संधि विच्छेद कहते हैं। देखिए आप, इसमें विकल्प दिया हुआ है कि भू धन आदि, एक दिया हुआ भव धन आदि, एक दिया हुआ है भव धन आदि और विकल्प डी है भव धन आदि। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो उसको जो है इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा, भू धन आदि। कैसे हो जाएगा सही, आप देख लीजिए इसको। जैसे ये भू है और आदि, अगर हम इस भू को तोड़ दें, इस भौ को जो है हम भौ में से हम ऊ निकाल दें और आगे आदि है, इस भौ को अगर हम देखें और आगे आदि हैं, आपको मालूम है इको यणचि सूत्र आपको ध्यान होगा। इक के स्थान पर यण हो जाता है अच परे रहने पर। अच का मतलब यहाँ पर स्वर से हैं, अगर कोई भिन्न स्वर परे हो तो ऊ के स्थान पर वकार हो जाता है। वकार बोलें तो आधा व और आगे हैं आदि। अगर हम देखें भू आधा भौ है और ये वकार अगर हम आगे आ में मिला देंगे तो वा बन जाएगा और दी है पीछे, ये बन जाएगा भवादि। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, भूधन आदि। अब देखिए आगे, सॉरी, चौसठवां प्रश्न है यण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। यण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। विकल्प दिया हुआ है, विकल्प ए है आदगुणः, विकल्प बी है इको यणचि, विकल्प सी है एचो अय वायावह और विकल्प डी है वृद्धि रादेच। यहाँ पे दो मात्राएं होनी थी, थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ी हो गई है। अब देखेंगे यहाँ पूछा है यण संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। यण संज्ञा का जो है विधायक सूत्र क्या है, तो आप देखेंगे एचो अय वायाह, यह तो अयादि संधि का है। वृद्धि रादेच, यह वृद्धि संधि का है। आद गुणः, यह गुण संधि का है। और बी जो हैं इको यणचि। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये जो इको यणचि है ये संज्ञा सूत्र नहीं है, ये विधि सूत्र हैं। ये संज्ञा सूत्र नहीं है, ये इको यणचि जो हैं ये विधि सूत्र हैं। तो 64वें का जो है जो
बी, विकल्प बी है, ये सही हो जाएगा। इसका उत्तर है विकल्प बी, इको यणचि। अब है कति कारकाणि सन्ति। प्रश्न संख्या 65 है, कति कारकाणि सन्ति। कारक कितने हैं? कारक कितने हैं, कारकों की संख्या कितनी है? एक श्लोक मिलता है, श्लोक कारिका मिलती है। कहा गया है कि कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च आपादानादिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। षट् मतलब 6, कारक 6 बताए गए हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या यदि पूछता है तो कारकों की संख्या आपको 6 लिखनी है। इसमें संबंध को जो है कारक नहीं माना गया है। तो 65 के जो प्रश्न है, 65वां प्रश्न है, इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा कि कारकों की संख्या 6 बताई गई है, तो विकल्प ए षट् इसका सही हो जाएगा। और 66वां प्रश्न है, पंच पात्रम पदे समासः अस्ति। पंच पात्रम पदे समासः अस्ति। पंच पात्र में ऐसा जो पद है मिला है, पंच पात्रम जो पद है, इसमें कौन सा समास है? तो विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए हैं बहुव्रीहि समास, विकल्प बी है अव्ययी भाव समास, विकल्प सी है द्विगु समास और विकल्प डी है कर्मधारय समास। जब किसी तीसरे व्यक्ति का उल्लेख होता है, जब कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात बताई जाती है तो उसमें समास होता है बहुव्रीहि समास, विकल्प ए। और जिस समास का पहला पद अव्यय हो उस समास को कहते हैं अव्ययी भाव समास। और विकल्प सी है इसमें द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है? जिसमें पहले संख्या हो और उसमें संज्ञा भी हो। संज्ञा मतलब कोई नाम हो तो उसको कहेंगे द्विगु समास। एक सूत्र भी मिलता है संख्या पूर्वो द्विगु, जिसके पहले कोई संख्या निर्धारित हो तो वहाँ पे जो है द्विगु समास हो जाएगा। और विकल्प डी है कर्मधारय समास। विकल्प डी है कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य का जहाँ संबंध होता है तो वहाँ पर जो है कर्मधारय समास होता है। तो आप देखेंगे पंच पात्रम पदे समास अस्ति। पंच पात्रम पद में जो है समास है तो पंचपात्र में जो है समास है द्विगु समास। विकल्प सी हो जाएगा। द्विगु कैसे हैं? क्योंकि पंच जो है ये 5 की संख्या को दर्शाता है और पात्रम जो है ये संज्ञा है। संज्ञा बोले तो कोई नाम है, पात्र का जो है ये कोई नाम है। तो जो है पंच पात्रम पदे समास अस्ति, पंचपात्र में जो है द्विगु समास है। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 67 है, 67। तो देखेंगे इसमें वीत्रार्थानां भय हेतु, वीत्रार्थानां भय हेतु सूत्रेण का विभक्ति भवति। वीत्रार्थानां भय हेतु सूत्रेण का विभक्ति भवति, यानी डरने के अर्थ में और रक्षा करने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? डरने के अर्थ में और रक्षा करने वाली धातुओं के, धातु बोलें तो क्रिया, क्रिया क्या होती हैं? जैसे हम कुछ मूव करते हैं, जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, कोई जैसे क्रिया करना। तो ऐसे ही अगर कोई आदमी डर जाता है या किसी की कोई रक्षा करता है तो ऐसी विभक्ति में, ऐसे जो हैं, ऐसे धातुओं में जो हैं, ऐसी क्रिया में कौन सी विभक्ति होती है? तो देखते हैं इसमें विकल्प दिया हुआ है। विकल्प ए दिया हुआ है पंचमी विभक्ति, विकल्प बी दिया हुआ है सप्तमी विभक्ति और विकल्प सी दिया हुआ है षष्ठी विभक्ति और विकल्प डी दिया हुआ है द्वितीया विभक्ति। तो मैं आपको बता दूं कि वीत्रार्थानां भय हेतु सूत्रेण में जो है पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति होती है कैसे? जैसे कि एक मैं वाक्य बोल रहा हूँ, जैसे चोर से बालक डरता है, चोर से बालक डरता है। तो
चोर की जो है पंचमी विभक्ति में चौरात हो जाएगा। चोर की जो है पंचमी विभक्ति हो जाएगा चौरात। चौरात बालकः, चौरात बालकः बिभेति। चौरात बालकः बिभेति। चोरों से जो है बालक डरता है, तो जिससे डरता है उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो किससे डरता है? तो चोरों से डरता है, तो चोरों में जो है पंचमी विभक्ति है। इसके अगर दूसरी बात करें कि सर्प से बालक डरता है, बालक ही नहीं डरता, सांप से तो हर कोई डरता है। तो सर्प में अगर पंचम विभक्ति लगाएंगे तो सर्पात बालकः बिभेति, सर्प से बालक डरता है। आगे देखेंगे, आगे हैं (68) 68वां प्रश्न है, क्या है? येनांग विकारः इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। येनांग विकारः इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। जिस अंग में कोई विकार हो, जिस अंग में कोई दोष हो, यानी शरीर के जो हैं जिस अंग में कोई दोष हो, जिस अंग में कोई विकार हो गया हो, या आप सीधे सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कोई विकलांगता हो, कोई दोष आ गया है शरीर में, तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो विकल्प दिए हुए हैं, तो विकल्प दिए हैं, विकल्प ए में दिया हुआ है कर्णे वदीरा, कान से बहरा। विकल्प बी दिया हुआ है हस्तात लुंजा, हाथ से जो लुंज हो गया है, हाथ में जिसकी शक्ति नहीं रह गई है, अर्थात आप लंगड़ा कह सकते हैं। विकल्प सी दिया हुआ है पादेन खंजह, पैर से लंगड़ा है। और विकल्प डी है पृष्ठेह कुब्जाह, पीठ जिसकी कुबड़ी हो, पीठ में जिसके कोई दोष आ गया हो, विकार आ गया हो, तो लिखा हुआ है कि येनांग विकारः इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। जिस अंग में कोई दोष आ गया हो, कोई विकार हो गया हो, कोई विकलांगता आ गया हो, तो ऐसे जो हैं ये सूत्र में जो हैं कौन सी विभक्ति लगती है? तो मैं आपको बता दूं, जिस अंग में कोई दोष आ गया हो, विकार आ गया हो, उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। कर्णे आप देखेंगे तो कर्णे माने कान में, कर्णे जो शब्द हैं, कर्ण जो शब्द हैं, कर्ण का सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है कर्णे। और हस्तात लुंजः पंचमी विभक्ति, हस्तात में पंचमी विभक्ति है। विकल्प सी है पादेन खंज, पादेन में तृतीया विभक्ति है। और पृष्ठेह कुब्जाह, पृष्ठे में जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो जिस अंग में कोई विकार आ गया हो, कोई परिवर्तन आ गया हो, कोई दोष उत्पन्न हो गया हो, कोई परिवर्तन जैसा हो गया है, तो उसमें जो है तृतीय विभक्ति होती हैं पादेन खंजा। विकल्प सी सही हो जाएगा। तो इसे आप सही कर लेंगे। जिस अंग में कोई विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसमें जो है तृतीय विभक्ति होती है। आगे 69 प्रश्न हैं, अर्थो हि कन्या परकीय एव इति उक्ति कस्मिन् नाटके अस्ति। अर्थो हि कन्या परकीय एव इति उक्ति कस्मिन् नाटके अस्ति। अर्थो हि कन्या परकीय एव, कन्या जो हैं, कहते भी हम लोग कि कन्या जो हैं पराये घर का धन होता है। ऐसी इस प्रकार की उक्ति, इस प्रकार की लाइन जो हैं किस नाटक में, कस्मिन् नाटके अस्ति, किस नाटक में है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं विकल्प ए अभिज्ञान शाकुंतले, महाकवि कालिदास ने इसको लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतल जो हैं, जिसमें हस्तिनापुर राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो है गांधर्व विवाह की कहानी आप सब लोग जानते हैं। विकल्प बी है उत्तर रामचरिते, आचार्य भवभूति ने जो है लिखा है, राम और सीता के चरित्र के बारे में लिखा है। और विकल्प सी लिखा हुआ है मेघदूते, मेघदूत में
महाकवि कुलगुरु शिरोमणि महाकवि कालिदास ने जो है मेघदूत को लिखा है, जिसमें यक्ष और यक्षिणी की कहानी है। यक्ष जो हैं अपने विरही पत्नी को जो है मेघ के माध्यम से संदेश पहुंचाता है, आप इसको जानते हैं। मृच्छकटिके राजा शूद्रक ने जो है मृच्छकटिक में जो है चारुदत्त और वसंत सेना का वर्णन किया है। तो पूछा है कि अर्थो ही कन्या परकीय एवं इत्युक्ति कस्मिन् नाटके अस्ति, कि कन्या जो हैं, जो लड़कियां जो अगर होती, मैं सीधी भाषा में अगर बात करूं, वो पराये घर का धन होती हैं। इस प्रकार की उक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती है। कहाँ मिलती है? ये चतुर्थ अंक में मिलती है अभिज्ञान शाकुंतलम में, जहाँ महर्षि कण्व जो शकुंतला की विदाई होती है उस समय जो है वहाँ पे चतुर्थ अंक में ये पंक्ति मिलती है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो घर गृहस्थी वाले आदमी होते हैं उनको कितना दुख होता होगा जब मैं वनवासी हूँ और मेरा घर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अगर इतना दुख हो रहा है, तो वो अपने आप ही सोचते हैं कि कन्या पराये घर का जो है धन है, इसे जाना ही होगा। तो इस प्रकार की जो उक्ति है ये अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती हैं। तो 59वां का जो है आप विकल्प ए सही कर लीजिएगा। आगे अगला प्रश्न है 70वां प्रश्न है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इति वचनम कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, सत्य की ही जीत होती है, अधर्म का नाश होता है। ऐसी पंक्ति जो हैं, ऐसी लाइन जो हैं, ऐसा जो वचन है, तो किस उपनिषद में जो है मिलता है? तो इसमें विकल्प दिया हुआ ए कठोपनिषदि, विकल्प बी दिया हुआ है प्रश्नोपनिषदि, और विकल्प सी दिया हुआ है मुंडकोपनिषदि, और विकल्प डी दिया हुआ है मांडुक्यो उपनिषदि। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जीत होती है। इस प्रकार की जो उक्ति है, इस प्रकार का जो वचन है, वो मुंडको उपनिषद में प्राप्त होती हैं। विकल्प सी जो है इसका सही हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 है। ये क्या कहता है? प्रश्न संख्या 71 कहता है प्लुत वेदः अस्ति। प्लुत वेदः अस्ति। विकल्प दिया हुआ है ए स्वरस्य, स्वर का। विकल्प बी है व्यंजनस्य, व्यंजन का। विकल्प सी दिया हुआ है स्वर व्यंजनस्य, स्वर और व्यंजन दोनों का। विकल्प डी है कारकस्य, यानी कारक का। मैं आपको बता दूं, जो प्लुत भेद होते हैं वो स्वर के होते हैं, व्यंजन के कोई भेद नहीं होते हैं। व्यंजन के कोई भेद नहीं होते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये स्वर के ही भेद होते हैं, व्यंजन के कोई भेद नहीं होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा स्वरस्य, यानी स्वर का जो है प्लुत भेद ही होता है। आप लोग यदि इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, इसकी कोई थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, या व्याकरण की अलग से कोई कक्षाएं पढ़ना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, तो आपको जो है सारथी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल की सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। उस पर आइए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 72वां प्रश्न है 72वां प्रश्न है दर्शनम इति पदे प्रत्यय अस्ति। दर्शनम दृश्य धातु है देखने के अर्थ में, दृश्य धातु है देखने के अर्थ में। दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है? इसमें विकल्प दिया हुआ है ल्यूट प्रत्यय, विकल्प बी है क्यप प्रत्यय, और विकल्प सी है घे प्रत्यय, और विकल्प डी है णुमूल प्रत्यय। तो इसमें जो है 72वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए है, और इसका जो
वो सही उत्तर है वो ल्यूट प्रत्यय है। दर्शनम शब्द में जो है ल्यूट प्रत्यय है, दृश्य धातु है, देखने के अर्थ में है। आगे देखेंगे, आगे हैं प्रश्न हैं 73। दंडिनः रचना अस्ति। आचार्य दंडी की रचना है। आचार्य दंडी की रचना कौन सी है इनमें से? विकल्प इसमें दिया हुआ है। विकल्प है काव्यादर्श, विकल्प बी है काव्यालंकार, विकल्प सी है दश रूपकम और विकल्प डी है साहित्य दर्पण। विकल्प सी दश रूपक, दश रूपक को आचार्य धनंजय ने लिखा है, दंडी की रचना नहीं है। साहित्य दर्पण की रचना जो है आचार्य विश्वनाथ ने जो है इसकी रचना करी है। और विकल्प बी है काव्यालंकार। भामा का जो है ये काव्यालंकार है। भामा ने जो है आप इसमें जो है कन्फ्यूजन न रहिएगा, एक उद्रट नाम के जो आचार्य हुए उन्होंने भी जो है काव्यालंकार की जो काव्यालंकार के बारे में उन्होंने लिखा है। यहाँ पे जो है आप भामा को मानेंगे। भामा ने जो है काव्यालंकार लिखा था और साहित्य दर्पण जो है विश्वनाथ ने लिखा है और दश रूपक जो है धनंजय ने लिखा है। तो यहाँ पे दंडिनः रचना अस्ति, दंडी की कौन सी रचना है? तो विकल्प ए सही हो जाएगा। दंडी की रचना है काव्यादर्श। काव्यादर्श उनकी रचना है। अवंती सुंदरी कथा एक उनकी रचना है। एक कोई और रचना में इस समय अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। चौथा प्रश्न बोलें तो 74वां प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे 74वां प्रश्न है, क्या बताता है? 74वां प्रश्न है पृच्छ धातोः लिट् लकारे मध्यम पुरुष द्विवचने रूपो अस्ति। पृच्छ धातु है, लिट् लकार में रूप बताना है। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, क्षम्यता, मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप बताना है। तो पृच्छ धातु पूछने के अर्थ में ये धातु हैं। लिट् लकार यानी भविष्य काल के संबंध में इसको बताना है। तो भविष्य काल में अगर बताएंगे तो मध्यम पुरुष का जो है द्विवचन बताना है। तो विकल्प ए दिया हुआ है पृच्छिष्यतः, विकल्प बी दिया हुआ है प्रक्ष्यतः और विकल्प सी दिया हुआ है प्रक्ष्यत और विकल्प डी दिया हुआ है प्रशिक्ष्यत। तो अगर हम देखेंगे तो पृच्छ धातु के लिट् लकार में जो रूप चलते हैं प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यतः, प्रक्ष्यन्ति, प्रक्ष्यसि, प्रक्ष्यथ, प्रक्ष्यत, प्रक्ष्यामि, प्रक्ष्याओ, प्रक्ष्याम। तो इसका जो है 74वां का जो प्रश्न हो जाएगा प्रक्ष्यता। विकल्प बी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आप 75वां प्रश्न है। 75वां प्रश्न क्या है? 75वां प्रश्न है पश्यताम इति क्रियापदस्य लकारः अस्ति। पश्यताम, पश्य धातु है, देखने के अर्थ में है ये भी। तो पश्यताम इति क्रियापदस्य लकारः अस्ति। पश्यताम में जो हैं कौन सा लकार है? पश्यताम ऐसी क्रिया है, एक ऐसी ये धातु है। तो ये कौन से लकार की है? तो आप देखेंगे ये जो है धातु है, विकल्प जो है ए दिया हुआ है लट लकार की धातु है, बी दिया हुआ है विकल्प में तो लिट लकार का है और सी दिया हुआ है विकल्प लोट लकार है और विकल्प डी दिया हुआ है विधिलिंग लकार की। तो पश्यताम कौन से लकार की धातु हैं मैं आपको बता दूं। पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याओ, पश्याम। तो जो पश्यताम जो धातु है वो लोट लकार की धातु है। विकल्प सी सही हो जाएगा। पश्यताम धातु जो है लोट लकार की धातु है। इसे आप ठीक कर लीजिएगा। आगे देखेंगे 76वां प्रश्न है
76वां प्रश्न क्या कहता है? 76वां प्रश्न कहता है महर्षि कात्यायन अस्ति। महर्षि कात्यायन क्या है? तो क्या विकल्प 1, क्या महर्षि कात्यायन वार्तिककार हैं? या विकल्प बी है, क्या महर्षि कात्यायन भाष्यकार है? विकल्प सी है, क्या इतिहासकार है? और विकल्प डी है, क्या वृत्तिकार है? तो महर्षि कात्यायन जो हैं वो वार्तिककार है। महर्षि कात्यायन ने वार्तिक लिखे हैं। महर्षि पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी लिखे और उनसे कहीं भूल रह गई हो तो उसमें जो है उन्होंने आचार्य कात्यायन ने जो है उस पर वार्तिक लिखने का काम किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा, महर्षि कात्यायन वार्तिककार हैं। आगे प्रश्न है 77वां प्रश्न है आगे। 77वां प्रश्न क्या कहता है? शुद्धम शब्दम वर्तते। शुद्ध शब्द क्या है? इसमें मैं देखता हूँ अक्सर कई विद्यार्थी जो हैं इसमें ये भूल करते हैं। जब 4 विकल्प दिए हुए होते हैं हमें चारों ही सही लगते हैं। तो ये जो हैं हमें अभ्यास करना चाहिए, बारंबार इसका अभ्यास करना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा। मैं आपको बता दूं, शुद्धम शब्दम वर्तते, शुद्ध शब्द है इसमें विकल्प ए है ज्योत्सना, विकल्प बी है ज्योतसना और विकल्प सी है ज्योत्सना और विकल्प डी है ज्योत्सना। सुनने में एक जैसी ही ध्वनि आपको आ रही होगी लेकिन शब्दों में जो है वो अंतर है। तो मैं आपको बता दूं इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। ज्योत्सना शब्द वह सही है जहां पर आधा तो और आधा सौ, जहां पे आधा तो यानी तकार और आधा सौ यानी सकार होगा, वही जो है ज्योत्सना शब्द सही होगा। तो आप 77 का विकल्प ए सही कर लीजिएगा। आगे है निर्देश। प्रश्न संख्या, निर्देश क्या है? क्षम्यता, निर्देश है प्रश्न संख्या 78 से 81। निम्नलिखित गद्यांश धारितानां प्रश्नानां समुचितानि उत्तराणि चिनुत। आपको एक गद्यांश पढ़ना है और उस गद्यांश को पढ़ करके जो है आपको उसके जो है उत्तर देने हैं। क्या चीज़ है? गद्यांश है अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शालमली तरुः। गोदावरी नदी के तट पर एक शालमली का एक विशाल वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है गोदावरी नदी के तट पर। तत्र विविध देशेभ्यः आगत्य पक्षिणः रात्रो निवसन्ति अस्म। वहाँ पर क्या है? विभिन्न देशों से पक्षी, वहाँ पर जो है विभिन्न देशों से या अनेक जगहों से पक्षी आकर जो है रात्रि में वहाँ निवास करते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं। अथ कदाचिद अवसन्नायां रात्रो हस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामाः वायस प्रबुद्धो कृतान्तमीव द्वितीयं पाशहस्तम आगच्छन्तम व्यादमेखम अपश्यत। क्या है कि इसके बाद कुछ अवसन्नायाम रात्रो, रात्रि के बीत जाने पर, हस्ताचल होने पर यानी चंद्रमा के अस्त होने पर क्या होता है? भोर का समय होता है, चंद्रमसी चंद्रमा के जो हैं बीत जाने पर, हस्ताचल की ओर जाने पर भगवती कुमुदिनी नायके, भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामः वायस प्रबुद्धो कृतान्तमीव द्वितीयं पाशहस्तम आगच्छन्तम व्यादमेकम अपश्यत। एक जो है लघुपतन नाम का वायस मैंने एक कौवा जगा, सुबह के समय एक कौवा जागा और उसने क्या देखा? कृतांतम, कृतांतम इव, कृतांतम इव यमराज के समान, यमराज के समान भयंकर, पाशहस्तम हाथ में पाश लिए हुए,
हाथ में पाश लिए हुए, हाथ में किसी प्रकार का एक फंदा लिए हुए, आगच्छन्तम व्याधमेकम, एक जो है शिकारी अपश्यत, उस जो कौवे ने जो है एक शिकारी को देखा जो हाथ में एक फंदा लिए हुए हैं और बड़ा एक हाथ में पाश लिए हुए हैं हाथ में, ऐसे उस कौवे ने जब देखा तो तम आलोक्य, उसको देखकर अचिंत्यत, माने वह सोचने लगा। जब उसने ऐसे आदमी को देखा कि उसने जो है उसके हाथ में जो एक पाश देखा, कोई फंदा देखा, तो उसको जब उसने देखा तो वो सोच में पड़ गया, चिंता में पड़ गया और अद्य प्रातरेव अनिष्टम दर्शनम जातम, कि आज अद्य प्रातरेव अनिष्टम दर्शनम जातम, आज तो सुबह ही अनिष्ट दर्शन हुआ है। अनिष्ट कई बार हम देखते हैं और अपने जीवन में आप देखेंगे, कभी कहते हैं कि आज पता नहीं मैंने किसका मुंह देख लिया सुबह, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो उस व्याध ने भी, उस शिकारी ने भी क्या किया, ऐसा जो है ऐसा दर्शन किया उसने सुबह के समय, जो ऐसा दर्शन हुआ, न जाने किम भविष्यति, अरे क्या होगा, अब क्या होगा, हम सोच में पड़ जाते, अरे मैंने ये क्या देख लिया। कभी हम जब चलते हैं तो हम चलते हुए कभी शव यात्रा देखते हैं तो हमारा जो है दिल घबरा जाता कि अरे मैंने ये सुबह क्या देख लिया है, हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो उसने भी ऐसे सोचा कि ना जाने किम भविष्यति, अरे क्या होगा, इति विचिन्त्य व्याकुलो अभवत, इस प्रकार सोच करके वो व्याकुल हो गया, वो सोचने लगा, वो परेशान हो गया कि ये मैंने क्या देख लिया। इसको पढ़ कर के जो हैं आपको ये उत्तर देने हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ ये है 78वां प्रश्न है। इस गद्यांश को पढ़ कर के आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। गोदावरी तीरे विशालः वृक्षस्य नाम किम, गोदावरी नदी के तट पर जो वृक्ष था उस वृक्ष का नाम क्या था। तो आपने पढ़ा विकल्प ए कुटज, विकल्प बी शालमली और विकल्प सी कदम्बः और विकल्प डी कदली। तो आपने पढ़ा कि गोदावरी नदी के जो तट पर जो है वो शालमली वृक्ष था वहाँ पे, तो 78 का जो है विकल्प बी सही हो जाएगा, विकल्प बी इसका सही है। आगे हैं 79 प्रश्न हैं। 79 प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। 79 प्रश्न हैं वायसः कम विलोक्य अचिन्त्यत, वायसः कम विलोक्य अचिन्त्यत। कौवा किसको देखकर चिंता में पड़ गया, कौवा जो है वो किसको देखकर चिंता में पड़ गया। तो ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए है पाश हस्तम व्याधम, जो हाथ में पाश लिए हुए हैं, हाथ में पाश लिए हुए हैं, ऐसे जो फंदा लिए हुए हैं, ऐसे आपने व्याधम माने शिकारी को देखा। विकल्प बी है व्याधम समीपस्ते, व्याघ्रम क्षम्यताम, व्याघ्रम समीपस्ते, पास में जो है उसने अपने ही पास में जो है उसने व्याघ्र को देखा, कोई शेर भाग इत्यादि को उसने देखा। विकल्प सी है तड़ाग स्थिते मकरः, तालाब में स्थित मगरमच्छ को देखा। और चौथा विकल्प डी है कोअपि न, या किसी को नहीं देखा। तो वायस कौवे ने किसको देखा, तो कौवे ने एक व्याध यानी शिकारी को देखा जो कि हाथ में जो है एक पाश लिए हुए था, एक फंदा लिए हुए था, ऐसे जो है कौवे ने ऐसे एक शिकारी को देखा था। आगे हैं प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या आगे हैं, प्रश्न संख्या 80 हैं, 80, अरे प्रश्न संख्या 80 है अपश्यत इति शब्दे कः लकार, अपश्यत इति शब्दे कः लकार।
अपश्यत, ऐसा एक पद है। इसमें कौन सा लकार है? तो विकल्प डी दिया हुआ है। विकल्प ए है लट लकार, विकल्प बी है लिट लकार, और विकल्प सी है लोट लकार, और विकल्प डी है लंग लकार। पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्य, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यतः पश्यत, पश्यामि पश्याओ पश्याम, ऐसा रूप लट लकार में बनता है। तो लट लकार का तो ये है नहीं। पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याओ पश्याम, ऐसा लोट लकार में रूप बनता है। तो विकल्प सी भी सही नहीं है। और विकल्प बी लिट लकार भी नहीं है, और विकल्प डी लंग लकार। 80 का जो है विकल्प डी सही हो जाएगा, लंग लकार। इक्यासी प्रश्न हैं आपके समक्ष। 81वां प्रश्न है रात्रौ इति शब्दे का विभक्ति। रात्रौ इति शब्दे का विभक्ति। रात्रौ एक पद है, इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो रात्रौ पद में जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन में रूप बनता है रात्रौ। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। और विकल्प ए दिया हुआ है षष्ठी विभक्ति नहीं है, विकल्प बी दिया हुआ है द्वितीय विभक्ति, और विकल्प डी दिया हुआ है चतुर्थी विभक्ति। तो 81वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है विकल्प सी, सप्तमी विभक्ति। रात्रों में जो है रात्रों, रात्रि में, रात्रि में, तो इसका जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे एक मिनट, कहाँ चले गया? एक मिनट, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं तो मैं बुलाता हूँ। ये है। अब आगे हैं निर्देशः। प्रश्न संख्या 82 से 85। निम्नलिखित गद्यांश धारितानां प्रश्नानां समुचितानि उत्तराणि चिनुत। ऐसा ये लिखा हुआ है। ये भी जो हैं गद्यांश आपको एक पढ़ना है, और इसमें लिखा हुआ है अस्माकं भारतवर्षं कृषि प्रधान देश अस्ति। अस्माकं भारतवर्षं कृषि प्रधान देश अस्ति। हमारा जो भारतवर्ष है वो एक कृषि पर आधारित देश है, कृषि प्रधान देश हैं। अस्मिन् देशे बहुसंख्यका जनाः ग्रामेषु निवसन्ति। इस देश में, अस्मिन् देशे, इस देश में जो लोग रहते हैं वो बहुत संख्या में जो हैं लोग रहते हैं वो गाँव में निवास करते हैं। ग्रामेषु निवसन्ति। कृषि एव तेषां मुख्यम जीविका साधनम। और कृषि ही उनका जो जीवन चलाना है, कृषि पर ही जो आधारित है ऐसी गांव की जनसंख्या, ऐसा इसका अर्थ हुआ कि कृषि ही एव तेषां मुख्य जीविका साधनम। कृषि उनका जीविका का साधन है। कृषिम बिना अन्नस्य उत्पादनम न संभवति। कृषि के बिना जो है अन्न का उत्पादन नहीं होता है। कृषि अगर चाहिए, अगर अन्न हमें चाहिए तो अन्न के लिए जाहिर सी बात है हमें जो है खेती चाहिए, और खेत में ही जो अन्न उगता है। आगे है अन्नम बिना मानव जीवनम न संभवति।
अन्न के बिना तो कुछ संभव नहीं है। अन्न तो मनुष्य को लगता है और हर जीव को अन्न लगता है, कुछ ना कुछ खाने को लगता है, कोई संभव नहीं है। अन्न के बिना किसी प्रकार का समझौता ही नहीं होगा। अन्नाद एव जीवन शक्तिम आधाय प्राणिनः प्राणवन्तः गतिशीलाश्च भवन्ति। अन्न से ही जीवन शक्ति को, अन्न से ही जीवन शक्ति को आधाय माने धारण करके या प्राप्त करके प्राणिनः माने प्राणी जो हैं, प्राणवन्तः प्राण को, गतिशीलाश्च च माने और गतिशील भवन्ति माने होते हैं। आगे दिया हुआ है अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? अन्नाद भवन्ति भूतानि इति। अन्नाद भवन्ति भूतानि इति। अन्न से ही जीवन संभव है, अन्न से ही जीवन संभव है, ऐसा कहा गया है। धनोपार्जन प्रसंगे, धनोपार्जन प्रसंगे, धनोपार्जन प्रसंगे धनोपार्जन प्रसंगे आगे हैं। धनोपार्जन प्रसंगे वाणिज्यांतरम कृषेः एव स्थानं भवति अस्ति। धन उपार्जन के प्रसंग में व्यापार के बाद कृषि का ही स्थान आता है। यतो क्योंकि, ही काचन ही मने क्योंकि, यतो ही क्योंकि, ही मने निश्चित रूप से, काचन प्राचीनाः सूक्ति अस्मान बोधयति यत्, क्योंकि कुछ प्राचीन सूक्ति कोई प्राचीन जो कहावत है वह अस्माद हमको बोधयति बोध कराती है, ज्ञान कराती है। क्योंकि वाणिज्ये वसति लक्ष्मी तदर्थम कृषि कर्मणि इति। व्यापार में ही लक्ष्मी निवास करती है, व्यापार में ही लक्ष्मी निवास करती है। वाणिज्य वसति लक्ष्मी तदर्थम कृषि कर्मणि इति, इसलिए कृषि कर्म में है। ऐसा आगे इसको जो है प्रश्न देखेंगे आगे कौन से प्रश्न हैं। एक मिनट, हाँ ये देखिए प्रश्न संख्या 82 है। बहुसंख्यकाः जनाः कुत्र निवसन्ति। बहुत सारे लोग कहाँ निवास करते हैं। तो आपने अभी देखा था कि बहुत सारे लोग जो हैं विकल्प ए दिया हुआ है ग्रामेषु, विकल्प बी दिया हुआ है जनपदेषु, विकल्प सी दिया हुआ है वनेषु और विकल्प डी दिया हुआ है नगरेषु। गांव में निवास करती है या जनपद जिले में निवास करती है, वनेषु वन में जंगलों में निवास करती है, नगरेषु माने नगर में निवास करती हैं। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, ग्रामेषु। गांव में जो है बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है। आगे का प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 83। भवन्ति शब्दे कः पुरुषः। भवन्ति शब्दे कः पुरुषः। भवन्ति शब्द में कौन सा पुरुष है। भू धातु है, भू धातु का लटलकार में जब रूप चलाएंगे भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवाव भवामः। तो पुरुष 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं। संस्कृत में पुरुषों की संख्या भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो अगर मैं पुरुष की बात करूं तो प्रथम पुरुष का यह बहुवचन रूप है भवन्ति, भवति भवतः भवन्ति। तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि भवन्ति शब्द का पुरुष विकल्प दिया हुआ है, इसमें प्रथम पुरुषः, विकल्प बी है मध्यम पुरुषः और विकल्प सी है उत्तम पुरुषः और विकल्प डी है
कोऽपि न, कोई नहीं। तो भवन्ति जो शब्द है उसमें प्रथम पुरुष का बहुवचन है, इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 का विकल्प ए आप सही कर लीजिएगा। आगे हैं प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 है लक्ष्मी कुत्र वसति। लक्ष्मी कुत्र वसति, लक्ष्मी कहाँ रहती है, कहाँ ठहरती है, कहाँ निवास करती है। तो लक्ष्मी कुत्र वसति, लक्ष्मी कहाँ रहती है, तो विकल्प ए दिया हुआ है गृहे, घर में रहती है। सीवते, कोई आपके पास थैला है, कोई बैग है, क्या लक्ष्मी उसमें रहती है। विकल्प सी दिया हुआ है मंदिरे है, क्या लक्ष्मी मंदिर में रहती हैं। और विकल्प डी दिया हुआ है वाणिज्य, क्या लक्ष्मी जो हैं वाणिज्य यानी व्यापार में रहती हैं। तो अभी तक हम आपने जो गद्यांश एक पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था वाणिज्य, तो विकल्प डी इसका सही है। प्रश्न संख्या 84 का विकल्प डी है वाणिज्य, लक्ष्मी वाणिज्य में व्यापार में जो है निवास करती है। आगे प्रश्न संख्या 85 है और 85 क्या कहता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि इति उक्ति कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। अन्न से ही जीवन संभव है, इस प्रकार की उक्ति किस ग्रंथ में मिलती है। तो विकल्प दिया हुआ है, विकल्प ए है श्रीमद् भगवद गीतायाम, विकल्प बी है हर्षचरिते, विकल्प सी है महाभारते और विकल्प डी है अभिज्ञान शाकुंतले। तो अन्न से ही जीवन संभव है, इस प्रकार की उक्ति जो है विकल्प ए सही हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में जो है इस प्रकार की उक्ति मिलती है, विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। आगे हैं, एक मिनट, आगे हैं प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 है व्याकरण अध्ययनस्य विधि अस्ति। व्याकरण के अध्ययन की कौन सी विधि है, हम किस विधि से व्याकरण को पढ़ें। तो विकल्प दिया हुआ है, विकल्प ए दिया हुआ है प्रत्यक्ष विधि से हम व्याकरण पढ़ें, विकल्प बी दिया हुआ है समाहार विधि से हम व्याकरण पढ़ें, और विकल्प सी दिया हुआ है आगमन विधि, क्या हम आगमन विधि से जो है व्याकरण को पढ़ें, और विकल्प डी दिया हुआ है खंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि से हम व्याकरण पढ़ें। तो इसका जो है उत्तर है विकल्प सी, हम आगमन विधि से जो है व्याकरण का अध्ययन करें। हम व्याकरण विधि से जो है व्याकरण जो आगमन विधि से जो हम व्याकरण का अध्ययन करें। आगे दिया हुआ है आगे दिया हुआ है देखेंगे, प्रश्न संख्या 87 है 87। उपकरणानां माध्यमेन दृष्टुं श्रोतुं च शक्यन्ते तानि साधनानि भवन्ति। उपकरणानां माध्यमेन दृष्टुं श्रोतुं च शक्यन्ते तानि साधनानि च। उपकरणों के माध्यम से देखना और सुनना, ऐसे कौन से साधन है, किन उपकरण, अगर हम कुछ देखना चाह रहे हैं तो किन उपकरणों के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए उसमें। तो इसमें विकल्प दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है ए श्रव्य साधनानि, केवल सुनना ही ऐसा कोई साधन हमें अपनाना चाहिए। विकल्प बी दिया हुआ है श्रव्य दृश्य साधनानि, सुनना और देखना, क्या हमें ऐसे साधनों की सहायता लेनी चाहिए। विकल्प सी दिया हुआ है दृश्य
साधनानि, क्या हमें केवल देखना ही चाहिए? और विकल्प डी है श्याम फलकम। तो इसका उत्तर है विकल्प बी, श्रव्य दृश्य साधनानि। हमें सुनना और देखना चाहिए, ऐसे साधन जो हैं हमें अपनाने चाहिए। तो प्रश्न संख्या 87 का जो है विकल्प बी सही हो जाएगा, इसे आप सही कर लीजिएगा। आगे हैं प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 है भाषायाः पठन समये छात्र अशुद्धम उच्चारणम करोति चेत तथा करणीय। भाषा के पढ़ने के समय छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है। भाषा जब आदमी सीखता है तो उसका अशुद्ध उच्चारण करता है, तब क्या करना चाहिए उसके लिए प्रयास? विकल्प ए दिया हुआ है उचित दंड व्यवस्था करणीय। क्या उसके लिए कोई ठीक ठाक दंड की व्यवस्था करनी चाहिए? यदि कोई उसने गलत उच्चारण कर लिया है तो क्या उसके लिए कोई दंड दे? विकल्प बी दिया हुआ है शिक्षकात् श्रुत्वा छात्रे शुद्ध उच्चारणाय अभ्यास करणीय। शिक्षकात् श्रुत्वा, शिक्षक से सुनकर, शिक्षक से सुनकर, छात्रे है शुद्ध उच्चारण, छात्रों के द्वारा शुद्ध उच्चारणाय अभ्यास करने, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। उसको शिक्षक से आपको बार बार सुनना चाहिए और उसका आपको अभ्यास कराना चाहिए। विकल्प सी दिया हुआ है शुद्धो उच्चारणाय निर्देश दातव्य। उसको शुद्ध उच्चारण के लिए जो है आपको निर्देश देना चाहिए। विकल्प डी दिया हुआ है शिक्षके शुद्ध उच्चारणम करणीयम, शिक्षकों के द्वारा शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। तो इसका जो है विकल्प बी सही हो जाएगा। शिक्षकों से सुनकर छात्र में जो है शुद्ध उच्चारण का ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, शिक्षकात् श्रुत्वा छात्रे शुद्ध उच्चारणाय अभ्यास करणीय। आगे दिया हुआ है प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 दिया हुआ है, देखेंगे। 89 में लिखा है छात्रः स्वविचारान् तर्कान् च समुचित शैल्यां प्रकटयितुं समर्थो भवति। छात्रः स्वविचारान् तर्कान् च समुचित शैल्यां प्रकटयितुं समर्थो भवति। छात्र अपने विचारों को तर्कान च मने और तर्कों को ठीक ढंग से प्रकट करने के लिए समर्थ होता है। जब अपने विचार वो प्रकट करता है तो कैसे वो प्रकट करें, इसमें जो है विकल्प दिया हुआ है, विकल्प ए दिया हुआ है गाने, विकल्प बी दिया हुआ है कथा कथने, और विकल्प सी दिया हुआ है प्रहसने, और विकल्प डी दिया हुआ है वाद विवादे। तो 89 का जो विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। छात्र को जो है अपने विचारों को और तर्कों को जो है अगर हमें प्रकट करना है तो वो वाद विवाद के माध्यम से ही हो पाएगा। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आप इसको ठीक कर लीजिएगा। आगे अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या है? भाषण कौशल विकासाय अनिवार्यम अस्ति। भाषण कौशल विकासाय अनिवार्यम अस्ति। भाषण कौशल, बोलने के लिए, बोलना भाष धातु है बोलने के अर्थ में, उसमें आपको प्रवीणता चाहिए, उसमें आपको निपुणता चाहिए। उसके लिए क्या अनिवार्य है, कैसी अपने बोलने की स्थिति को सुधारें, क्या अनिवार्य है उसके लिए? तो विकल्प ए दिया हुआ है निरंतरम श्रवणम, क्या आपको निरंतर सुनना चाहिए। विकल्प बी दिया हुआ है संभाषणम, क्या आपको बोलते रहना चाहिए, संभाषण करना चाहिए। और विकल्प सी दिया हुआ है संवाद लेखनम,
विकल्प सी दिया हुआ है संवाद लेखनम, क्या आपको संवाद और लेखन दोनों ऐसा कार्य करना चाहिए। और विकल्प डी दिया हुआ है पाठ्य वस्तुना विश्लेषणम, क्या हमें जो है किसी चीज़ का विश्लेषण करना चाहिए, पाठ में या किताबों में जो दिया हुआ है क्या हमें उसका कोई विश्लेषण करना चाहिए। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी संभाषणम। आपको बोलते रहना चाहिए। किसी भी भाषा को सीखने के लिए ऐसा नहीं है, कई लोगों से मैं सुनता हूँ कि जी मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती क्योंकि मेरे पास जो ये सब्जेक्ट नहीं था, मेरे गांव में जो ये माहौल नहीं है, मुझे अंग्रेजी बोलने वाला चाहिए। ये बिल्कुल नहीं है, सीखने वाला कहीं भी सीख सकता है। धन्यवाद। अगर आप लोग व्याकरण के विषय में विस्तार से कक्षाएं चाहते हैं या किसी विषय की विस्तार से अगर आप कक्षाएं चाहते हैं तो आप लोग सारथी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल की आप सदस्यता भी ले लीजिए और उसके ऐप को आप डाउनलोड भी कर लीजिए। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका नंबर भी मिल जाएगा और उसे आप डाउनलोड करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद।